सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और पाकिस्तान में ये बड़ी आम रिवायत है कि जब कोई इलेक्शन यहां पर होता है तो जीतने वाला उम्मीदवार और उसकी पार्टी इस जीत का जश्न मनाते हैं और वोट देने पर आवाम के मशकूर होते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जबकि हारने वाली जमात हमेशा ही जीतने वाले पर धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। वोटों की दोबारा गिनती और री इलेक्शन का मुतालबा किया जाता है। लेकिन कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बाद NA 133 शायद पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद हल्का बन गया जहां जीतने वाले के साथ साथ हारने वाला भी इस वक्त जश्न मना रहा है, अवाम का शुक्रिया अदा कर रहा है। हारने के बावजूद पीपल्स पार्टी के जश्न की बात करने से पहले NA 133 के वोटिंग टर्नआउट पर जरा एक नजर डालते हैं। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट तकरीबन 18% के करीब रहा। 4 लाख से जायद वोटर्स में से सिर्फ 81,895 लोग ही वोट डालने के लिए निकले, जिसमें नून लीग के उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,800 से जायद वोट हासिल किए और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल ने 32,313 वोट लेकर यहां पर दूसरा नंबर हासिल किया, जिसका जश्न अब पीपल्स पार्टी मना रही है। क्योंकि 2018 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने इस हल्के से सिर्फ 5,000 वोट हासिल किए थे और नून लीग के परवेज मलिक साहब ने यहाँ पर तकरीबन 90,000 के करीब वोट हासिल किए थे। और कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब से खत्म होती पीपल्स पार्टी में जैसे एक नई जान पड़ गई है, क्योंकि हैरत अंगेज तौर पर पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर ऐसा कमबैक किया है कि ज़िमनी इलेक्शन में 32,000 वोट हासिल करने में कामयाब हो गई है। लेकिन इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में ज़ाहिर हिस्सा नहीं लिया और वो इसके बावजूद इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। हुकूमती वुज़रा और तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के आप बयानात सुन लें। ज़िमनी इलेक्शन में वो टर्नआउट कम आने पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कहने हैं कि तहरीक इंसाफ ही मैदान की असल खिलाड़ी है। PTI के इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की वजह से आवाम ने NA 133 के इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और इस हल्के से मुतालिक शेख रशीद साहब ने भी गुफ्तगू की है कि हिस्सा ना लेने वाला, हारने वाला, जीतने वाला सभी खुश हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिएगा, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। ऐसे दिखाई दे रहा है कि तीनों पार्टियां खुश हैं, जीतने वाली पार्टी भी खुश है, हारने वाली भी खुश है, जिसने हिस्सा नहीं लिया वो भी खुश है। ऐसा इलेक्शन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अपोजिशन को कल से सबक सीखना चाहिए कि जहां इंसानी हमदर्दी हो, फौदगी हो, 10% उनको वैसे ही ज़्यादा वोट मिलते हैं। और शाइस्ता बीबी देखें 10% वोटों से सिर्फ मेंबर बनी है और अगर 8% अपोजिशन के भी लगा लें 7 कुछ, 82% लोगों ने, 83% वोटों ने कल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल अब हुकूमती तर्जुमान या वज़रा कुछ भी कहते रहें, नून लीग ने अपनी नशिस्त एक बार फिर जीत ली है और माजी में नून लीग एक तवील अरसे से ये नशिस्त जीतती चली आ रही है और जीत बहरहाल जीत ही होती है। अली गौर बलूच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़रकत तैमूर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली गौर साहब, ये 90,000 वोट आप लोगों ने हासिल किए थे परवेज़ मलिक साहब ने। अब ज़िमनी इलेक्शन में आपके 44,000 वोट कम हुए, पीपल्स पार्टी के 27,000 वोट ज़्यादा हो गए। अगर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में होती तो फिर ये मामला शायद बड़ा करीबी हो सकता था। क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल क्रेडिट होना था और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो लाहौर है वो नून लीग का गढ़ है। और आपको पता है कि इस हल्का से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी इलेक्शन लूज नहीं किया, बल्कि जब आपको पता है कि डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ का दौर था और जब पूरे मुल्क में मतलब है कि इलेक्शन को शोक साथ करके और किस तरह से नून लीग को प्लानिंग के साथ इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की गई थी और उस इलेक्शन में भी ये सीट जो थी ये नून लीग ने जीती। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग जीती और आपको पता है कि मलिक परवेज साहब जो है वो इस कंस्टिट्यूंसी से 4 बार कामयाब हो चुके और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अब वो हमारी बहन और उनकी लड़कियां शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जो है वो कामयाब हुई है। असल में इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो दिल्ली इलेक्शन में जो है वो टर्नओवर वैसे भी कम होता है। दूसरा ये है कि यहाँ से PTI में लेकिन अली गौर साहब, आपकी जमात और तमाम सीनियर रहनुमा तो इसे महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम करार दे रहे थे। जब ये रेफरेंडम था महंगाई और हुकूमत के खिलाफ, तो फिर इसमें टर्नआउट कम होने की मंतक तो नहीं समझ आती। फिर तो टर्नआउट बहुत, इसमें तो 2-2.5 लाख बंदा निकलना चाहिए था और आपको वोट पड़ना चाहिए था अगर ये रेफरेंडम था महंगाई के खिलाफ।
नहीं, महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम यही है ना, जब रेफरेंडम के अगले ओपोनेंट थे जो हुकूमत में बैठे वो तो इलेक्शन छोड़ के भाग गए। टेक्निकल ग्राउंड पर उन्होंने एक सेफ रास्ता जो है, सेफ एग्जिट उन्होंने लिया और एक बहाना बना के, क्योंकि वो सख्त से खायब थे। आपको पता है ना कि ये डक्का के इलेक्शन में और इधर वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, जिस पर इसके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को भी मतलब है कि वो किसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने वो वोट चोर कहा। लेकिन बात यह है कि आप ये सिर्फ वही इलेक्शन जीत सकते हैं जब एम्पायर इनके साथ मिला हुआ हो, जहाँ से ये धांधली कर सकते हो, जहाँ पर ये मतलब है कि वोट चोरी कर सकते हो। और आप देख लें कि ये इलेक्शन से भाग गए, मतलब तजवीज चुनिंदा और तईद चुनिंदा, इनको 2 बंदे पूरे उस हल्के से नहीं है। जहां तक पीपल्स पार्टी को वोट मिलने का ताल्लुक है, उसके कई फैक्टर्स हैं, जिनमें से मेन वजह ये भी है कि उधर की जितनी भी ऑपोजिशन वो वोट जो था, जो नून लीग के एंटी थी पार्टी, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दे दिए। आज अगर पीटीआई होती और अगर यही टर्न ओवर फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करने के यही टर्न ओवर होता, तो जो पीपल्स पार्टी को मिले उसमें से देख लें कि पीपल्स पार्टी को कितने मिलने थे और पीटीआई को कितने मिलने। सही। तो इसी रेशो के साथ जितनी फिर कास्टिंग होती, नून लीग की लीड बढ़ती जानी थी, तो वो उसमें नून लीग की पॉपुलैरिटी बिल्कुल काम मिली। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो दिल्ली इलेक्शन हुए, 12 में से 11 सीटें नून लीग ने जीती। परवेज खटक जहाँ पर कहते थे पीटीआई की तोती बोलती और परवेज खटक की उधर से भी इनको शिकस्त हुई। सही। और जाहिर है जिमनी इलेक्शंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस वक्त हुकूमती जमात का कुछ ऐसा पॉइंट आपका आ गया। जरा जरका साहिबा से भी इस पर मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। जरका साहिबा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27,000 वोट हासिल कर लिए। जाहिर है आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो ये आपका वोट बैंक पूरा का पूरा क्या पीपल्स पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया? अब ये जाहिर है जिमनी इलेक्शन का नतीजा था, आम इंतखाबात में भी तो ऐसे ही नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी पंजाब की दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर साहब। कल का इलेक्शन तो एक नाटक था, क्योंकि जब आपने एक मेन कंटेंडर को बीच में से टेक्निकल बेसिस पे आपने निकाल दिया और एक जो इलीगल इलेक्शन था जिस पे इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए था, वीडियोस आई पैसे देते हुए असलम गिल साहब के लोगों की और दूसरी पार्टी की, तो उन वीडियोस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं एक्शन लिया। ये एक जो हमारा तरीका है इलेक्शन कमीशन का अपने आप को फ़ाल साबित करने के लिए, यानी जहां अब बात करें तो बुरा लगता है मगर हकीकत तो यही है कि देखिए जब वीडियो आ जाती है जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं, इलेक्शन से पहले आ जाती है, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। और ये ऐसे इलेक्शन को तो नल एंड वॉइड होना चाहिए, और वो नल एंड वॉइड हो गया जब आपने देखा कि 20% से कम टर्न आउट है, तो उसके बाद तो इलेक्शन वैसे भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। सो बात ये है कि ये सैम्पल साइज अगर आपका इतना थोड़ा हो, उस पर ये जो कोई भी डेक्लरेशंस करनी वो आप कर सकते हैं, मगर उसकी कोई हकीकत नहीं होती। पीपल्स पार्टी वोट ले, ज़रूर ले। देखिए बात ये है कि नून लीग अगर पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, तब 3,70,000 वोटर थे और उसके बीच में 87,000 वोट मिले थे नून लीग के परवेज़ मलिक साहब को और 77,000 मिले थे एजाज चौधरी साहब को, तो फर्क ज्यादा नहीं था। मेन कंटेंडर को आपने गेम से निकाल दिया। 89,800 के करीब वोट थे परवेज़ मलिक साहब के, तकरीबन 12,000 का डिफरेंस था पीटीआई और नून लीग का। जरका साहब 12,000 का डिफरेंस। जी 89,000 समथिंग थे ना। तो बात ये है कि फर्क इतना नहीं था, 46% उनको डले थे, 40% एजाज चौधरी साहब को डले थे। सो बात ये है कि जो मेन आपका कंटेंडर था आपने उसको निकाल दिया। आपकी आपस की जो भी मिली भगत है या तो वो इलेक्शन का रिजल्ट तो यही आना था जो आया है। और लेकिन वोटर टर्नआउट ने आपको बता दिया है कि कितना इंटरेस्ट है और कितना लोग, हालांकि इतने उनको ब्राइब किया गया, इतना कुछ किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ये वोटर टर्नआउट कम रहा या 2018 में ज्यादा था? जो डिफरेंस था वो 12,000 वोट की बढ़तरी का, वो उस वक्त भी नून लीग के पास था, वो आज भी नून लीग ने कंटिन्यू किया है। आप लोग ना निकले, इसका मतलब इस हल्के के एक आम वोटर की सोच में 2018 के मुकाबले में 21 तक कोई खास तब्दीली आई नहीं है। जितने मार्जिन से नून लीग उस वक्त जीती, आज भी उतने मार्जिन से जीती है। आपने पहले ही नॉकआउट कर दिया।
वो पीटीआई ने मौका दिया ना, आज पीटीआई किस ने, मार्जिन से जीत रही है? आज- टर्नआउट ही आपका नहीं हुआ। लेकिन वो 12,000 का डिफरेंस और है, कम आपको टर्नआउट पता पे है 12,000 कि का ये चैलेंज डिफरेंस। हो सकता है लेस देन, और ये 17% जो डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ये चैलेंज हो सकता है। और आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इतने कम वोटर टर्नआउट से क्या आपने इलेक्शन का तो रिजल्ट डिक्लेयर। कौन चैलेंज करेगा? पीपल्स पार्टी तो जश्न मना रही है कि उनके 27,000 वोट बढ़ गए, वो तो चैलेंज करने के मूड में नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नतीजे को चैलेंज करना चाहती है? जाहिर है उनकी जमानत जब्त नहीं हुई और उनका वोट पड़ गए, तो वो तो उनके लिए वाकई जश्न की बात है। पीपल्स पार्टी जो वाइप आउट हुई हुई थी, पीटीआई को आपने गेम से निकाल दिया, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उनको मिलना ही था, और पैसे भी उन्होंने दिए। आपने देखे ना, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब शुरू हुई थी उस जमाने में, आज से 50 साल पहले, उसकी एक और फॉलोइंग थी। पीपल्स पार्टी ने अपने जो काम दिखाए, मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, उससे इन्होंने अपनी वोटर कॉन्फिडेंस खोया। और आप जिस किस्म की सियासत आप पीपल्स पार्टी की देखते हैं, सवाए पैसे की सियासत, सवाए कब्जा माफिया, सब जानते हैं 10% 100% क्या हकीकत है और किस तरह से काम किया जाता है पीपल्स पार्टी में। पैसों की थैलियां खोल दी जाती हैं, बोरियां खोल दी जाती हैं। इलेक्शन हो, सेनेट का इलेक्शन हो बलूचिस्तान में, कौन नहीं जानता क्या किस तरह होता है। तो ये सब जो बातें हैं, ये एक इंतहाई इखलाकी गिरावट है पाकिस्तान में, और मैं तो इसको बिल्कुल भी कंडोन नहीं करूंगी। और वक्त आ गया है, सियालकोट का सानिया अभी 2 दिन पुराना नहीं हुआ, मैं तो, मेरा सर तो शर्म से ज़मीन के अंदर गिरा हुआ है। और किसी पाकिस्तानी को इस वक्त, हर पाकिस्तानी को शर्म से पानी पानी होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर हमारा काम करने के लिए, हम उनके साथ ये सलूक करते हैं, और हम उसके ऊपर, मतलब हम किस किस्म के लोग हैं। अरबाब साहब, मैं एक इज़्ज़तदार घर के हम सब लोग हैं, हमारा ये किरदार नहीं है, हमारी इखलाकियात ये नहीं है। हमारी इखलाकियात ये नहीं है कि पैसे के बलबोते पे इलेक्शंस लड़े जाएं। हमारी इखलाकियात ये नहीं है कि लोगों को दिन दिहाड़े कत्ल किया जाए और फिर उनको जलाया जाए। कहाँ जा रहा है ये मुल्क? और ये इखलाकियात 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं बनती, दहाइयों में बनती हैं। सियालकोट वाले वाकये में मलिक अदनान जैसे लोग फिर एक उम्मीद की किरण के तौर पर भी तो मौजूद है ना। ये इस मौजू पर अपने आप को देखें कि क्या हम इंसान हैं या दरिंदे बन चुके हैं। इस मौजू पर जरा थोड़ा आगे चलकर बात करते हैं। पहले जरा अली गौर साहब से मैं पूछूं। अली गौर साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ज्यादा बात होनी चाहिए। जी बस इस पे शुरू करते हैं जरा गुफ्तगू। जो है ना, अनफॉर्चुनेटली लोग डरते हैं बात करते हुए, लेकिन इस मौजू पे बात करनी बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। हालात हैं आपकी, हमारी औलाद के, ये हमारे बच्चे हैं, ये तरबियत हमने इनकी दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और इसके ऊपर हमें अपने आप को, जो हमारी चेहरा है, उसको शीशे में देख के अपने आप को पहचानना चाहिए। बिल्कुल बात होनी चाहिए। और इस पर फिर जो परवेज खटक साहब का जो जिस तरह का बयान आया है, वो बयान भी मैं आपको बताऊंगा, फिर उससे मुतालिक भी जरा बात करेंगे कि ये इतने रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर होकर इस तरह के बयानात ऐसे वाक़यात से मुतालिक आने चाहिए या नहीं। लेकिन ज़रा अली गौर साहब से मैं कल के इलेक्शन से मुतालिक 1-2 सवाल और कर लूँ। अली गौर साहब, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग ने, दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों ने मिलकर भी 4 लाख के हल्के से ये 76,000 वोट हासिल किए हैं। इसका मतलब अगर बतौर मजमूई देखें तो आवाम ने तो एक तरह से इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया ना। वो अगर हुकूमत के खिलाफ होते या हुकूमत से तंग होते या महंगाई से परेशान होते तो बड़ी तादाद में आवाम निकलती अपोजिशन जमातों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन टर्न आउट तो बहुत कम और बहुत मायूस कुन रहा है। देखिए बात साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने पहले भी डॉक्टर साहिबा को बहुत ऑलमोस्ट वीक से डबल टाइम आपने दिया था, और मतलब है कि आप जब आप जी जी आप अपना वक्त लें और आप तफसील से जवाब दें, अपना टाइम दिया करें या फिर इस तरह से मुनाफिक। देखें, गुजारिश ये है कि इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक बात से तो मैं इत्तफाक करता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम है, जो मतलब है कि जिस तरह से इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम से उनके वोट छीना जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के वोट की और पाकिस्तानियों के वोट की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, तो पाकिस्तान के लोगों का जो है, पाकिस्तान की अवाम का इस इलेक्शन के निज़ाम से इत्मीनान उठ गया है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो इस कठपुतलियों हुकूमतों का बनना है, जिस तरह से कि हमारी मौजूदा वफाक की हुकूमत, KPK की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत अवाम का वोट छीन कर बनाई गई। यही वजह है कि लोग अब समझते हैं कि हमारे वोट डालने का क्या फ़ायदा, अगर रिज़ल्ट
RTS सिस्टम के ज़रिए तब्दील किए जाने हैं, अगर अगला इलेक्शन EVM के ज़रिए अवाम से छीना जाना है तो अवाम ने घरों से निकल के वोट डालने क्या करने आना है। ये पहली बात तो यह है। इसकी वजह जो है वो डॉक्टर जरका साहिबा की पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इस वक्त कठपुतली बनी हुई है और पाकिस्तान के वोट चुरा के आई। और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये बात मैं नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको वोट चोर का सर्टिफिकेट दिया है, इमरान नियाजी को और चीफ मिनिस्टर पंजाब को, जो कि जिन्होंने पूरे हुकूमती वसाइल जो हैं वो वोट चोरी पर लगाए और फिर भी रंगे हाथों पकड़े गए। ऐसे ही है जैसे कोई बंदा चोरी और डकैती करते हो, तो ये तो डाका मारते हुए पकड़े गए हैं। जिस तरह से कि ये पैसों के ऊपर डाका मारते हैं, पाकिस्तान के खजाने को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, इन्हीं वजह से पाकिस्तान के आवाम मायूस हो चुके हैं। एक उनके पास हक था, आपने उनसे रोटी छीन ली, लेकिन आपने उनसे अलीगढ़ साहब इस हल्के में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी नहीं ना, इस हल्के में तो इनके कैंडिडेट थे ही नहीं। इस हल्के में तो फिर आपको अगर गम गुस्सा था लोगों में, अगर लोगों में हुकूमत के खिलाफ गम गुस्सा है तो लोग निकलकर अपने जज्बात का इजहार वोट की सूरत में क्यों नहीं कर रहे? के अवाम बेचारे वोट डालने क्या जो निकले थे वो भी आपने देख लिया कि नून लीग की फेवर में निकले, या वो लोग थे। अब ये वीडियोस की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी मोहतरमा को ये गुजारिश करूंगा, मोहतरमा डॉक्टर साहिबा को, कि ये वीडियोस आपके PTI के आप लोगों के घरों में बैठ के बनाई गई है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो लोग नादरा के आइडेंटिफाई करने के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। आप साबित करें कि उनमें से कोई बंदा भी अगर एक भी नून लीग का निकल आए तो मैं आपके टॉक शो में आके माजरत करूंगा। उनकी इंक्वायरी हो रही है। मकसद तो ये है कि पाकिस्तान के पूरे अलीगढ़ साहब आप ये कह रहे हैं कि वो PTI के लोग हैं, PTI के अपने घरों में वो वीडियो बनी है, आपके पास इसके कोई सबूत हैं? उन लोगों को आप पहचानते हैं? PTI के किस सतह के वो लोग हैं? मेरा कहने का ये मकसद है कि लोग गिरफ्तार हो गए, आइडेंटिफाई हो गए। पहली बात तो ये है कि वो मुस्लिम लीग नून के नहीं निकले। दूसरी बात ये है कि जब वो आइडेंटिफाई हो गए तो उनसे इंक्वायरी करें कि उनको भेजा किसने, वोट खरीदे किसने, ये जेली वीडियो कैसे बनी है, मंजर आम पर लेकर आए उन लोगों को, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। बल्कि अगर वो लोग गिरफ्तार यकीनी तौर पर हैं, मैं तो कहता हूं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और उस पार्टी को बैन करना चाहिए जिसने ये हरकत की और जिसने ये साजिश की है। ये जब आपको पता है ना कि इधर मतलब है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के दोस्त नहीं बैठे हुए, असल में पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोटों की खरीदो फरोख्त शुरू की। और आपको पता है कराची से लोग पैसा लेकर आए, जिस तरह से आए, जहां से आए, वो आपको सारा पता है। उसके बाद तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जो नून लीग के खिलाफ थी वो भी इस साजिश का हिस्सा बनी और उन्होंने फिर ये खरीदो फरोख्त के बाद ये वो वोट जनाब इकट्ठा किया जो किया। और अगर इधर PTI खड़ी होती तो वो भी इसकी हिस्सेदार होती। अब ये देख लें जो 22-23 या पता नहीं कितने। तो अलीगढ़ साहब ये, लेकिन सवाल तो ये ना कि पूरे हल्के से सिर्फ 80,000 बंदा क्यों निकला, ये बाकी 3.25 लाख बंदा निकला क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी ने बकौल आपके कि पैसा चलाया, वोट खरीदे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियोस बनवाई। अब ये चैलेंज करता हूं वो वीडियो जेली है, वो बंदे गिरफ्तार हैं, इस बात की इंक्वायरी करवाई जाए कि वो साजिश कहां तैयार की गई। और इस इलेक्शन को बार बार सोपटाज क्यों किया जाता है इस पूरे निज़ाम को? रह गई बात, अभी डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी कि वो सियालकोट वाले वाक़े की, मैं मतलब है उस पर पूरी कौम शर्मिंदा है, लेकिन उसकी मुझे भी इमरान खान नियाजी और उसकी पार्टी, आपने देखा कि जब TLP ने धरने दिए थे जब हमारी हुकूमत थी तो आपने देखा था कि उनमें किस तरह से पैसे बांटे गए। उस वक्त PTI के लोग जो थे उन धरनों में जाकर बैठा करते थे। शेख रशीद के बयानात भी सुना दे कि वो उस वक्त कौन सी ज़बान इस्तेमाल किया करते थे। आज के इनके वज़ीर ख़ारजा उन जलसों में बैठा करते इनके लेकिन आज जब उन्होंने 2 दफ़ा प्रोटेस्ट किया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई लीडर भी आपको पता है कि उस चीज़ का हिस्सा नहीं बना कि जिससे अमन व अमान ख़राब हो, और ना हम उस चीज़ को सपोर्ट करते जिसमें तशद्दुद किया जाए। आज इन्होंने उनको भी सरेंडर कर दिया और तीसरी साजिश तैयार हो रही है। वो पुलिस वाले जो बेचारे मारे गए थे, जो उनसे किसी ने नहीं पूछा, अंडर हैंड डील हुई। अब एक नई साजिश है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक खराब करने के लिए अब एक नई चाल चली जा रही है उस जमात को। जो जमात कलदम करार दी गई रातों रात वो क्लियर कैसे होगी? और बताएं उनके ऊपर से सारे दाग धुल कौन गए? ये सारा कुछ इमरान नियाजी ने किया है। डॉक्टर साहिबा क्या भाषण दे रही हैं कि सियालकोट में क्या हो गया? सियालकोट में जो कुछ हुआ है वो आपकी
हादसों की वजह चलें, से ये हुआ है। तो ये आपकी इस तरह पॉलिसी के वाकयात अली गौर की वजह से साहब हुआ है। माजी की हुकूमतों में भी पेश आते हैं। सियालकोट में वो जो 2 लड़के थे मुनीब और मुगीज़, इनको डंडों के तशद्दुद करके मार दिया गया था। ज़ाहिर है उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पर नहीं थी, तो हुकूमती रेट इस तरह के मामलात में हमेशा से ही कमज़ोर रही है। अब इस हुकूमत पर बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से ये अपनी रेट को इस मामले में कायम रखते हैं। इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो खोड़ो साहब, कल ये NA 133 में आप लोगों ने 27,000 वोट पिछले इलेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा हासिल किए। पंजाब में एक ज़बरदस्त एंट्री आपने कर ली है। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी जमात है, लेकिन पिछले इलेक्शन के मुकाबले में एक बेहतर रिजल्ट आप लोगों का रहा। मुबारक हो आपको, इस पर क्या कहेंगे? मुबारकबाद पे मैं क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि लोगों का एहसान, लोगों ने हो सकता है हमारी कंसिस्टेंट प्रो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को समझने शुरू किया हो। जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद का एक मुसलसल अंदाज अख्तियार किया है, हो सकता है उसको समझा हो सकता है PTI से मायूसी का इजहार समझे इस चीज को, हो सकता है कि आपने PMLN के जो 2018 में वोट पड़े थे उसमें भी कमी आई है, वो भी हो सकता है। 44,000 की कमी आई है उसमें, तो एक बड़ी कमी। 44,000 वोट कम हो गए इनके, 90 से ये 46 पे आ गए। अब 44,000 वोट कम हो, ये काफी बड़ी बात है। बड़ी एक बाई इलेक्शन में जरूरी नहीं है कितना लो टर्नआउट हो, लेकिन हुआ लो टर्नआउट। अब लो टर्नआउट में उनके वोट कम हो गए, हमारे वोट बढ़ गए, PTI मुल्क से मतलब मैदान से निकल गई और सामने नतीजा है कि हम चलो आज 32,000 नून लीग की तरफ से इल्जाम लग रहा है पीपल्स पार्टी पर कि ये वो जो वीडियोस भी चंद सामने आई थी कि ये पैसा चला है, पैसे देकर वोटर्स को खरीदा गया है, पाबंद किया गया है कि हमें वोट डालना है। ये वाकई कुछ सदाकत है इन इल्जामात में? देखिए, वोटर को पाबंद कोई नहीं कर सकता। वोटर अपनी मर्जी का मालिक होता है जब पोलिंग स्टेशन के अंदर आता है। ये वोटों की खरीद और फरोख्त की बात एक फर्जी कहानी है। ये फर्जी कहानी पे इतने बहस नहीं होनी चाहिए। वोट अंदर आजादाना देते, किसको क्या पता किसने किसको वोट दिया। किसी को पैसे देकर वोट खरीदने वाली बात नहीं है। हम इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं ले सकते कि जी पीपुल्स पार्टी की मुसलसल जद्दोजहद ने हो सकता है लोगों के दिलों में थोड़ा सा घर करना शुरू किया हो। कौन सी इलेक्शन में पैसे खर्च नहीं होते? क्या PTI बगैर खर्चे के पैसे जीती थी? क्या PMLN बगैर खर्चे के जीती थी? ये कैंडिडेट अपने अपनी मर्जी से कोशिश करता है। इलेक्शन में कैंप्स लगते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, खाना वाना पका कर दिया जाता है। वोटर को हो सकता है खुद से ना आए तो उनको सहूलत देनी पड़ती है कि आ जाओ। आप ऐसे वोट खरीदना और चीज होती है। लेकिन खोड़ साहब, ये तसलसल के कायम रह सकेगा? अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी। 2018 में तहरीक इंसाफ ने यहाँ से 77,000 वोट लिए थे। अब आम इंतखाबात होंगे, जाहिर उस वक्त तो आपको खुला मैदान नहीं मिलेगा इस तरह से। PTI के लिए PTI के न होने पर किसी ने तबसरा किया। उसने कहा कि मैं तो वोट करने नहीं जाऊंगा क्योंकि PTI नहीं है मैदान में, PMLN और पीपुल्स पार्टी। अगर PTI होती तो मैं जाके PTI के खिलाफ वोट देता। अच्छा, ये कौन था? ये कमेंट था, अखबार में छपा है, ये अखबार में खपा है। किसी बंदे ने, किसी वोटर ने बोल तो सकता है ना, क्यों नहीं बोल सकता? बिल्कुल। मैं PTI के न खड़े होने पर घर से वोट देने जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर वो खड़ी हुई होती तो मैं जरूर जाता और उसके खिलाफ वोट देता। ये कमेंट है। सही। चलें खोड़ साहब, साथ ही रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो सियालकोट वाला मामला है, जो परवेज खटक साहब का बयान आया है, वो किस हद तक संजीदा है और हुकूमत को इस पर क्या कहीं कोई नोटिस इसका लेना चाहिए, इस तरह का बयान क्यों आया, वो बयान भी आपको सुनवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना के तर्ज की रियासत बनाने का इरादा रखते हैं। एक ऐसी रियासत जहां तमाम गैर मुस्लिम अक़लियतों और रियाया को अक़ीदा, मज़हब, जान माल और इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हासिल होती है।
वो इंसानी बुनियाद पर शहरी आज़ादी और बुनियादी हुकूक में मुसलमानों के बराबर के शरीक होते हैं। कानून सबके लिए एक होता है। जिस सियासत में जान के तहफ़्फ़ुज़ में एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों बराबर हैं, दोनों की जान का यकसा तहफ़्फ़ुज़ व एहतराम किया जाता है। जिस रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी गैर मुस्लिमों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करे और उन्हें जुल्म व ज़्यादती से महफूज रखे। सियालकोट में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस वाक़े की भरपूर मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक अपनी हुकूमत का दिफा करते हुए इस मामले में बहुत आगे निकल गए। कल वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और क्या उन्होंने इस वाक़े से मुताल्लिक कहा, ये आप खुद ही सुन लें ज़रा। बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। तो ये परवेज़ खटक साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जज्बे में आकर ये काम हो जाता है। एक तरफ मलिक अदनान का जज्बा था जो कि मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका को बचा सकें, कुछ भी करके उसकी जान को महफूज किया जा सके, लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मुश्तिल थे। और परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि वो चूँकि लोग जज्बे में आ गए तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। अब डॉक्टर ज़रका साहबा, ये परवेज़ खटक का बयान अब हम आपको एक्चुअल वो बात उनकी सुनवा दी, इसको हम किस तनाजुर में लें? ये जज्बा तो एक बड़ी पॉजिटिव टर्म है, ये इस तरह के मॉब को आप कह सकते हैं कि ये उनका जज्बा था, ये उन्होंने जज्बे में आकर जनाब ये काम कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, ये आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है और इससे ही आपको और मुझे नज़र आ जाना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो हमने अपने लोगों की तरबियत की है उसका ये रिज़ल्ट है। आप देखिए कि जब आप अवाम को ये कहेंगे कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आपने कोई बात किसी ने कर दी तो जाहिर है हर मुसलमान कहेगा हाजिर हूँ मैं, हम इसके ऊपर कुछ करते हैं, करेंगे। और आपने इतनी बड़ी इसको जिस तरह से मुमताज़ कादरी से शुरू और उससे भी पहले, मैं तो कहूँगी 1971 में भुट्टो साहब ने और उससे भी पहले मौलाना मौदूदी ने जिस तरह से ये इन चीज़ों को शुरू किया, मज़हब को, हुकूमत और खिलाफत और ये जो सारी बातें हमारे माशरे में चल रही हैं, आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ। आपने ब्रेन वॉश कर करके अपने लोगों को, उनको कुरान शरीफ से दूर कर दिया है और आपने जो आपके जो नीम, मैं अब क्या बोलूँ कि कम समझ वाले लोगों ने जो स्लोगन्स दिए वो आपने लेके अवाम को बता दिए, तो अवाम तो कंफ्यूज्ड है। अवाम कंफ्यूज्ड है, इसलिए जब कोई नारा लगाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह रसूल का कोई नारा लगाता है तो पूरा मॉब साथ आ जाता है। और मॉब फिर क्या करता है, दुनिया में जहाँ भी मॉब होता है मॉब का बिहेवियर बिल्कुल फ़र्क होता है। तो ये बातें हमें सोच समझ के आगे चलना चाहिए। जो बात परवेज़ खटक साहब ने कही, उन्होंने इस बात की अक्कासी की कि ये आपके माशरे की इस वक्त स्टेट है। आपको नहीं पता कि कल कौन सी गली में, हर गली में, हर मोहल्ले में ये हो सकता है। मैं इसी बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रही हूँ। हम लोग आंखें बंद करने से, या वो जिस तरह वो होता है ना ऑस्ट्रिच, वो सर अपना मिट्टी में दे देता है, और हकीकत से आप, हकीकत वही रहती है। हकीकत को फेस करना और हकीकत के उसके बारे में कोई स्टेप लेना इस मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर कोई जी शऊर लोग हैं, हमारे अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो सोच समझ के काम करते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख के काम करते हैं, जो कुरान शरीफ की तरफ वापस रुजू करते हैं और देखते हैं कि जो हम लॉज बनाते हैं, जो हमने लॉज बनाए 1986 में, तो इसमें कोई इक़दामात आप कह रहे हैं हमारे मुल्क पर, उनका क्या असर हुआ हमारी आवाम पे। आप देखिए, आपको हुकूमत तो भुगत रही है ना जी, जिस साल से हम आए हम ये भुगत रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो बीज आपने 50 साल पहले डाले, उसका अब जो उसका जो फ्रूट है, जो उसका पौधे आपने उगाए हैं, वो पौधे भुगते हैं आप, और पता नहीं कब तक भुगतेंगे। और ये जो हमारी गलतियां हैं, जो हमने नासमझी में सियासी मफाद के लिए, ठीक है नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जी, बिल्कुल, मुल्क की आपने जो इस वक्त
हमारा श्रीलंका हमारा भाई मुल्क है, हमारे उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, कहाँ हमारी दुनिया में कहाँ हमारी इज्जत रह गई? हम किसी को मुंह दिखाने के बिल्कुल ज़रका साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने फिर इस वाकये के बावजूद भी उन्होंने कहा कि एक मखसूस माइंडसेट की तरफ से हुआ है, इसलिए जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कहीं खराब नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत बड़े दिल का श्रीलंका ने मुजाहरा किया। मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया ना, ये तो उनकी बड़ाई है, लेकिन आप ये देखिए कि आपने, हमारे तो ये रोज हो रहा होता है, हर रोज यहाँ पे आप देखिए 1986 के बाद कितने लोगों को आपने फांसी पे चढ़ाया। बिल्कुल सही। चले ये पॉइंट आप आगे, जरा मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। अली गौर साहब, अब ऑपोजिशन की इसमें ऑपोजिशन क्या जिम्मेदारी बनती है? हुकूमत को तनकीद का निशाना हम बनाते रहे या फिर हुकूमत के साथ मिलकर इस तरह के मामलात को रोकना भी ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है? एज ऑपोजिशन आप लोग अपना क्या रोल देख रहे हैं इसमें, अली गौर साहब? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जब ये मतलब है कि तहरीक लब्बैक वालों ने इस हुकूमत में पहला प्रोटेस्ट किया और तोड़ फोड़ के वाक़यात बहुत हुए और पुरतशद्दद वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में हुकूमत ने सरेंडर करके एक एग्रीमेंट पहले भी किया था, जिस पर अमल ना करने की वजह से उस जमात ने दोबारा जो है वो प्रोटेस्ट किया। पहली बात तो ये है कि उस पहला जब पुरतशद्दद वो वाक़यात हुए थे, हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस चीज़ पर से फ़ायदा उठाने की बजाय हमने उधर कहा था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमारा दीन जो है वो हमें अमन का दरस देता है। हमारे जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहैसियत मुसलमान, हम तमाम मुसलमानों की जो जानें हैं वो मतलब है कि उन पर कुर्बान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान यही जज्बा रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हमारे टाइम में वो प्रोटेस्ट और वाक़यात किए गए तो आपके सामने इनका किरदार भी है कि उस वक्त ये ऑपोजिशन में थे, इनके मैंने बयानात का आपको हवाला दिया, इनके लीडरान उनके जाकर जलसों में बैठते थे। मकसद ये है, इनका जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, जो कठपुतली हुकूमत है, इनका तो दूर दूर तक दीन से कोई तल्लुक नहीं। इनको इक़्तिदार चाहिए, चाहे वो कादियानियत को प्रमोट करके मिले, ये फिर भी इक़्तिदार लेना चाहते हैं। चाहे एक तरफ देखें ना, एक तरफ तो उनके ऊपर आपने पाबंदियां लगाई, पहले एक मुआहदा किया, जब उन्होंने फिर प्रोटेस्ट शुरू किया तो आपने कहा कि नहीं जनाब, इनके तो राह के साथ तल्लुकात हैं, ये इनको तो बाहर से जनाब वो फंड्स आते हैं और इनको कालदम करार दिया। कालदम होने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर आप उनको फूल और गुलदस्ते देने के लिए भी पहुंच गए। फिर आप ये इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं कि आइंदा, सिर्फ चूंकि ये समझते हैं कि उधर से मजहब के नाम पर शायद कोई नून लीग का वोट बैंक कम हो जाएगा, तो ये आपकी एक गलत फहमी है। आप पाकिस्तान अली गौर साहब, ये इतने हसास मामलात हैं कि इसमें हुकूमती रेट को कायम करना ज़ाहिर बहुत ज़रूरी है। अली गौर साहब, जरा चलें, आपका पॉइंट आ गया, जरा खोड़ो साहब, मैं निसार खोड़ो साहब से भी इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। खोड़ो साहब, किस तरह से हुकूमत इस तरह के मामलात में अपनी रेट को बरकरार रख सकती है? ज़ाहिर है ये बड़े हसास मामलात हैं, इसमें लोगों की जानें जा सकती हैं, इसमें मुल्क की अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब हो सकती है, तो किस तरह की समझदारी और बुर्दबारी की ज़रूरत है इसमें? वो रब्बुल आलमीन कहते हैं, रब्बुल आलमीन मुसलमान का सिर्फ रब नहीं है, बेशक ये रब सबका है। जो दुनिया में उसकी मखलूक है, उस मखलूक के उसने कहा था अशरफुल मखलूकात। ये जरूर कहा था कि ये कुरान में जो है वो मेरा असल पैगाम है, सारी चीजों का निचोड़ है कुरान से अपनी जगह पे। लेकिन रब्बुल आलमीन से वो दस्तबरदार नहीं हुआ अल्लाह जी, जो इतने ऊपर किताबें उतरी उनसे दस्तबरदार नहीं हुआ अल्लाह। हमारे रसूल को कहा जाता है कि उन्होंने महरूमीन को हक दिलाने के लिए कोशिश की। औरतों को जो जिंदा दफन किया जाता था उनको वो रोका सिस्टम, औरतों को हिस्सा दिलाया मिल्कियत में। ये महरूम तबका औरतों का हुजूर पाक के हम फख्र करते हैं कि इस्लाम ने ऐसा कुछ किया। हमारे कायद आज़म ने 11 सितंबर की तकरीर में क्या कहा कि ये पाकिस्तान हमने बनाया है, इसमें सब आजाद हैं अपनी अपनी मजहब की इबादत करने के लिए। बिल्कुल सब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझ नहीं चाहिए तनाजुर क्या है। हम पाकिस्तान में कायद आज़म का भी एहसान मानते, लेकिन उसके कहने पे अमल नहीं किया।
मैं इस इमरान खान को कहता हूं कि वो क्या बात है यार, ये प्राइम मिनिस्टर होके होली को दिवाली क्यों कह रहा है? ये भी उसने कहा, सही, रस्म की होली की कह दिया उसको दिवाली, अपनी जगह पे। लेकिन मुझे ये बताओ जी, हुकूमत अगर डिस्क्रिमिनेटरी एक एंगल देगी तो फिर दूसरों का भी हौसला बढ़ेगा। सही, अपने 52 अरकान की असेंबली में और वज़रा की टीम में एक भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई वजीर है, कोई स्पेशल असिस्टेंट है? डिस्क्रिमिनेशन तो इससे भी जाहिर हो जाती है कि हुकूमत का माइंडसेट क्या है। आप अगर बैठ के टीएलपी के साथ सही। मुज़ाकरात करेंगे और उनके साथ ठीक है, सामने चलें, इसमें हुकूमत को हो ज़ाहिर है जाए। इस मामले में भी सोचने और समझने की और आगे बेहतर इकदाम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलूच साहब, डॉक्टर जरका साहबा, निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों की इस हसास मौजूद पर सुनिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ओमिक्रॉन दुनिया भर के लिए क्या वाकई तबाही लेकर आ सकता है? एक बार फिर क्या पाबंदियां लग सकती हैं? क्या दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा सकती है? और ये कितना खतरनाक है और क्या इसके असरात होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना का नया और अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन कोरोना की डेल्टा किस्म से भी ज़्यादा तेज़ी से इस वक्त फैल रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन से कोरोना दोबारा लाहक होने का खदशा भी 3 गुना ज़्यादा है। आलमी इदारा सेहत दुनिया के तमाम ममालिक को ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहने की हिदायत कर चुका है। आज NCOC ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने के खतरे की वजह से कैटेगरी C के ममालिक में इजाफा कर दिया है और इन ममालिक से पाकिस्तान आने पर अब मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। NCOC के सरबराह असद उमर ने बताया कि कैटेगरी C ममालिक की लिस्ट अब 7 ममालिक से बढ़ाकर 15 तक कर दी गई है, जिसमें जनूबी अफ्रीका, नीदरलैंड्स, हंगरी, आयरलैंड, क्रोशिया, स्लोवेनिया, वियतनाम, पोलैंड, मोज़म्बिक, लेसोथो, एस्वाटिनी, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और नमीबिया जैसे ममालिक शामिल हैं। ओमिक्रॉन के फैलाव से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियां ज़ाहिर एक बेहतर इक़दाम है, एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर इस वेरिएंट से पाकिस्तान मुतासर होता तो इसके लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी और क्या हुकूमत वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करेगी या फिर से एक बार लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है? चूंकि केसेस अब पड़ोसी मुल्क भारत तक पहुंच गए हैं, ये सऊदी अरब तक पहुंच चुका है, UAE में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी ये मौजूद है और अभी तक डायग्नोज नहीं हो सका, या फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान तक ये पहुंच सकता है और इसको कैसे रोका जा सकता है? इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हमारे दाएँ बाएँ पड़ोसी ममालिक तक तो पहुँच गया है, अब क्या ये वेरिएंट इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद है जो कि बहुत खतरनाक है, या फिर आगे आने वाले दिनों में आ सकता है? इसको रोका कैसे जा सकता है डॉक्टर साहब पाकिस्तान आने से? देखिए, ये बिल्कुल बड़े खतरे की बात है और ये जो नया वेरिएंट है और जिन्होंने ये सबसे पहले इन्फॉर्म किया अपने अथॉरिटी को साउथ अफ्रीका में, डॉक्टर एंजेली कुर्जी, वो एक जनरल प्रैक्टिशनर फैमिली फिजिशियन है और 33 साल से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने अब बहुत सारे पेशेंट देख लिए हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि ये बहुत माइल्ड सा सिम्टम होता है इस मरीज में, जो कि ओमिक्रॉन के नाम से इस वक्त बोला जा रहा है। इसमें सिर्फ तशवीश की बात ये है कि मरीज जो है वो बिल्कुल सिम्टम कुछ नहीं होता, सिर्फ लेथार्जिक फटीग के सिम्टम करता है कि थकावट हो रही है, जी थक गए हैं ऐसा लगता है। और जब वो एग्जामिन करती हैं या जब उसका एग्जामिन किया जाता है तो उनका पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो ये एक तशवीश की हार्ट रेट ज्यादा पंप करता है तो वो कुछ देर के लिए ज्यादा पंप करेगा फिर रुक जाएगा। तो ये बड़ी तशवीश की बात है, इसीलिए दुनिया परेशान है। और अब जो दूसरे ममालिक में भी जो ये केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं उसमें कुछ सिम्टम्स और भी हैं, जैसे कि उनमें बुखार भी है, उनमें सर का दर्द भी है, गले की खराश भी है, नजला जुकाम भी है। तो इस तरह के सिम्टम्स के साथ हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम यही है कि जी पल्स रेट ज्यादा हाई है। इसकी रोकथाम के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके साथ जरूरी इस बात की है कि जो आपने बात की कि आगे चल के क्या लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये मुमकिन है। और मैंने ये 2 हफ्ते पहले कहा था कि इस वक्त जो रवैया है हमारे मुल्क में, हर चीज नॉर्मल पे है, तमाम कारोबार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड
जो रेस्टोरेंट हैं और तमाम चीजें, शादी हॉल वगैरह तमाम नॉर्मल तौर पे चल रहा है। कोई मास्क नहीं लगाता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, लोग गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये इसको डेल्टा से ज्यादा खतरनाक क्यों करार दिया जा रहा है? अभी तक हमने देखा इसमें कोई अमवात सामने नहीं आई हैं। जिन मुल्कों में फैल रहा है ये इसकी तादाद भी, अभी इसके केसेस सैकड़ों की तादाद में सामने आ रहे हैं, जबकि जो पुराने वेरिएंट्स हमने देखे थे वो तो बहुत तेजी से फैले थे, उसमें डेथ रेट भी ज्यादा था। फिर हम इसको इतना खतरनाक तस्वुर क्यों कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया और मैं पिछले एक हफ्ते से यही बात कर रहा हूं कि देखें जी, ये बहुत ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है इसको, और मैं ये समझ रहा हूं कि ये सिर्फ एक सिम्टम की वजह से, जिसमें कि ये इसका हार्ट रेट पेशेंट का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और थके हुए लोग आते हैं कि थके हुए हैं, गिर रहे हैं, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन कहते हैं कि डेल्टा से बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन होती है इसकी, लेकिन हमें प्रैक्टिकली नजर नहीं आता। मेरी साउथ अफ्रीका में भी बात हो रही है, लेकिन वहां पर भी वो कह रहे हैं कि एक दिन में 11,000, अभी कल परसों मेरी बात हुई है सैटरडे को, तो सैटरडे के दिन 11,553 केसेस उनके पास रिकॉर्ड हुए माइल्ड सिम्टम के साथ। लेकिन और दूसरे ममालिक में केसेस इतनी ज्यादा नहीं है। इसके बरक्स अगर आप देखें तो डेल्टा वेरिएंट में अब तक 1 से 1.5 महीना हो गया इस वेरिएंट को पता किए हुए, तो अब तक तो डेल्टा वेरिएंट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी इंडिया के अंदर, इंडोनेशिया में और दूसरे ममालिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और फिर हमारे यहाँ पंजाब में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही शुरू हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये वेरिएंट हमें उस तरीके से, जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट ने तंग किया था, आई थिंक कि हमारे यहाँ इतना इस तरह का प्रॉब्लम या दुनिया में शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये जो वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट है ये दोबारा से आपके पास आ सकता है, जो कि हम उसके लिए तैयार नहीं है। खासकर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमें तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी यही जितनी जल्दी हो सके। मैं कहता हूँ कि और लोगों को चाहिए कि एसओपीज पे सख्ती से अमल कराएं और हुकूमत को चाहिए कि सख्ती से अमल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी ये कोई नया वेरिएंट आने लगता है हुकूमत तो मुतारिक हो जाती है, लेकिन वो जो एक आम आदमी की सोच है, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे जो ज़ाहिर है फिर वो ये बातें करते हैं कि ये हुकूमत लॉकडाउन लगाना चाहती है, स्कूल्स को बंद करना चाहती है, ये नए वेरिएंट का ड्रामा किया जा रहा है ताकि बाहर से डॉलर्स ले सकें। अब ये इस सोच का क्या इलाज करेंगे आप? ऐसे लोग ना एसओपीज को फॉलो करते हैं, हुकूमत के इक़दामात को भी, हुकूमत को भी कोसना शुरू हो जाते हैं। ये इस सोच का क्या इलाज है? फिर ये सोच जब तक पनपती रहेगी, जब तक तो ये इन वेरिएंट्स का इलाज, इनसे बचाव मुमकिन नहीं हो सकेगा मुकम्मल तौर पर। देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये मैंने पहले भी कही है बात, ये कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। और जब हमने थर्ड वेव के बाद ये बात की आएगी और सब लॉकडाउन हो जाएगा, तो उस वक्त भी बहुत सारी बातें की गई कि ये हम बातें कर रहे हैं। बात सारी ये है कि आपका काम है उस पर अमल करना। देखिए, अगर आप चाहते हैं ये कारोबार चलता रहे, जिस तरह आज रोजमर्रा की तमाम चीजें नॉर्मल पे हैं, शादी हॉल भी खुले हुए हैं, शादियां भी बहुत तादाद में गैदरिंग हो रही है, तमाम एक्टिविटीज चल रही हैं, मार्केट को देख लें आप, लेकिन खुदारा सब काम करें, लेकिन एसओपीज को फॉलो करें। अगर आप नहीं करते हैं तो यकीनन गवर्नमेंट जो है इस फैलाव को रोकने के लिए लोगों को घर पे रखना, उनको बैठाना घर पे जरूरी होगा, और उसके लिए हम कहते हैं कि लॉकडाउन कर दिया गया। तो इसका इतना आसान तरीकेकार है कि अगर आप चाहते हैं कि तमाम चीजें इसी तरह से चलती रहें, तो यकीनन आपको एसओपीज पे जो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या शादी हॉल वाले हैं, मार्केट वाले हैं और दूसरे लोग हैं, वो तमाम लोग एसओपीज पे सख्ती से अमल करें, इसके फैलाव को रोकें। जब आप फैलाव को रोकेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और यकीनन इंशाअल्लाह ताला लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और रवैया यही रखेंगे कि जब लॉकडाउन की बात आएगी तो आप फिर शोर मचाएंगे, तो यकीनन हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं होता है, सिर्फ यही है कि हुकूमत बिल्कुल लोगों का रवैया ही खुद मजबूर करता है हुकूमत को लॉकडाउन लगाने के लिए। अब डॉक्टर साहब, एसओपीज की पाबंदी तो अपनी जगह, ये जो वैक्सीनेशन वाला मामला है, बहुत सारे लोग अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, क्या उनके लिए ये बूस्टर शॉट लगवाना ज़रूरी है? और अनवैक्सीनेटेड लोग क्या डायरेक्ट बूस्टर शॉट लगवा लें या फिर उन्हें पहले नॉर्मल वैक्सीनेशन की ज़रूरत है? ये भी एक बड़ा लोगों के जहनों में उलझन है, ज़रा इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। देखिए, बूस्टर डोज सिर्फ उसको लगेगा
जिनको सेकेंड डोज, जो दूसरी डोज लगी है उसके बाद 6 महीने हो गए हैं। अगर 6 महीने से कम है तो उनको बूस्टर डोज नहीं लगेगा। लिहाजा इसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि जिन्होंने पहली और दूसरी डोज नहीं लगाई है वो तीसरी डोज लगा ही नहीं सकते, यानी बूस्टर डोज नहीं लगा सकते। तो लिहाजा लोगों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपना पहला डोज लगाएं, उसके बाद 25, 26, 27, 28 दिन के अंदर अंदर दूसरा डोज लगाएं और उसके 6 महीने बाद बूस्टर लगाएं। जितनी जल्दी आप लगाएंगे पहली दूसरी डोज, तो ये ना समझें कि बूस्टर डोज लगाना ही हमें सेव करेगा। आपको पहली दूसरी डोज जब लग जाएगी तो भी आप काफी हद तक सेफ हो जाएंगे। लेकिन एक चीज फिर मैंने जो बहुत से लोगों को सुनते हुए देखा है कि जी लोगों ने एक डोज लगा लिया है, दूसरी डोज नहीं लगा रहे, तो ये इनकम्प्लीट जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा नुकसानदेह है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं उनको भी एसओपीज पे सख्ती से अमल करना जरूरी है, क्योंकि आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है ये कोरोना वायरस, लेकिन उसकी शिद्दत नहीं होगी। तो आप परेशानी से बचने के लिए जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेट कराया हुआ है उनको चाहिए कि जब मजमे में जाएं तो मास्क लगा लें, बिल्कुल हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, ताकि ये बीमारी आपको ना लगे और आपके जरिए आपके घर में ना लगे। और आपके घर में जितने भी लोग हैं, जो मासियां आपके घर में आती हैं, जो चौकीदार है, जो ड्राइवर है, सबको आप वैक्सीनेट कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है डॉक्टर साहब, इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मौजूद थे और बता रहे थे कि जिसने पहला डोज लगवा लिया उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो दूसरा डोज लगवाए और दूसरे डोज के 6 माह के बाद फिर बूस्टर डोज लगवाना है। लेकिन इन तमाम डोजेस के साथ साथ एसओपीज़ को फॉलो करते रहना है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।